भारतीय विधि एवं संवैधानिक इतिहास। प्रश्न नंबर 10वां आ, पेज नंबर 53। प्रश्न नंबर 10वां आ, ब्रिटिश काल में हिंदू विधि के विकास एवं सहितकरण के इतिहास की संक्षिप्त विवेचना। भारत पर जब आक्रमण करके मुस्लिमों ने इस देश पर अपना राज्य स्थापित किया तो उनके सामने इस देश में हिंदुओं से शांतिपूर्ण ढंग से निपट लेना भी एक विषम परिस्थिति थी। मुगल सम्राटों ने इसका हल यह निकाला कि हिंदुओं के व्यक्तिगत जीवन में कम से कम हस्तक्षेप किया जाए ताकि वे उनके विरोध न बन सकें। अतः उनके संबंध में व्यक्तिगत विधि का प्रचलन जारी रखा गया, परंतु आपराधिक विधि में न्याय प्रशासन मुस्लिम विधि के अनुसार किया जाने लगा। मुस्लिम के पश्चात जब 1600 ईस्वी में अंग्रेज इस देश में प्रविष्ट हुए, उन्हें न्याय प्रशासन की व्यवस्था की तो उन्हें भी एक लंबे समय तक भारतीयों की व्यक्तिगत विधि के सिद्धांतों को बिना हस्तक्षेप के ज्यों का त्यों चला दिया। किंतु बदलती परिस्थितियों में ये नियम प्रचलित हो चुके थे तथा उसके अस्तित्व के कारण कठोरता आ गई थी। उसमें परिवर्तनों की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी थी। इस कारण उसमें विभिन्न परिवर्तन किए गए थे। व्यक्तिगत विधि के विकास का अधिकतर विकास समय समय पर आवश्यकता अनुसार विधेयन के माध्यम से निर्मित अधिनियमों द्वारा किया गया। स्वतंत्रता से पूर्व विकास। भारत के स्वतंत्र होने से पूर्व जिन अधिकारियों ने हिंदू विधि के विकास में योगदान किया, उसमें से प्रमुख निम्नलिखित प्रकार हैं। पॉइंट नंबर 1, यदि जाति अनहता निवारण अधिनियम 1850 ईस्वी में जाति अनहता निवारण अधिनियम पारित किया गया, जिसके अनुसार इस सिद्धांत का बहिष्कार कर दिया गया। किंतु हिंदू मुस्लिम को अपने धर्म को परिवर्तित कर लेने के कारण संपत्ति में अपने अधिकार तथा आय प्राप्ति से वंचित कर दिया जाएगा। दूसरा, हिंदू इच्छा पत्र अधिनियम 1807 ईस्वी में इस अधिनियम को पारित किया गया। तीसरा, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 ईस्वी में इस अधिनियम को पारित किया गया तथा इसके द्वारा हिंदू विधवाओं की समाज में स्थिति सुधारने के लिए अनेक पुनः विवाह को वैध घोषित किया गया। चौथा, हिंदू संपत्ति व्यतत अधिनियम। इसे अधिनियम किया गया इसके द्वारा उन व्यक्तियों को लाभ हुआ जिससे हिंदुओं द्वारा संपत्ति व्यय करने के संबंध में वर्तमान नियोक्ताओं को दूर करने का प्रयत्न किया गया, जो ऐसा व्यसना की स्थिति को उपस्थिति नहीं थे। पांचवा, हिंदू दाय विधि। यह अधिनियम संशोधित करने के पश्चात 1929 ईस्वी में बनाया गया तथा इसके द्वारा उस क्रम में परिवर्तन कर दिया गया जिसमें निवासित मृतक हिंदू पुरुष के कुछ उत्तराधिकारी मिताक्षर विधि के अधीन उसकी संपदा को प्राप्त करने का अधिकारी थे। छठवां, बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 ईस्वी में इस अधिनियम के द्वारा बाल विवाह तथा प्रथा को कम करने का प्रयास किया गया। सातवां, आय विवाह मान्यता अधिनियम 1937 ईस्वी में इस अधिनियम को बनाकर इसके द्वारा आय सामाजिक हिंदुओं के मध्य प्रचलित
अंतर्जातीय विवाहों को मान्यता प्रदान की गई तथा इसके बारे में प्रचलित भ्रांतियों को दूर किया गया। 8वां हिंदू महिला संपत्ति अधिकार अधिनियम। अरे पागल, लीकेज भागे से। 1837 ईस्वी में इस अधिनियम के मध्य से हिंदू विधि में कुछ ऐसे संशोधन किए गए जिनमें से महिलाओं को संपत्ति में प्राप्त अधिकार पहले से अच्छे हो गए। 9वां हिंदू विवाहित महिलाओं का पृथक आवास एवं भरण पोषण संबंधी अधिनियम। यह अधिनियम 1946 ईस्वी में पारित किया गया तथा इसके द्वारा यह व्यवस्था की गई कि विवाहित हिंदू महिला को कुछ विशेष परिस्थितियों में अपने पतियों से बिना विवाह विच्छेद किए पृथक रहकर उनसे भरण पोषण तथा पृथक आवास प्राप्त करने का अधिकार होगा। बी स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात विकास। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 4 दृष्टिकोण अधिनियम पारित किए गए। पहला हिंदू विवाह अधिनियम 1955 ईस्वी में यह अधिनियम पारित हुआ तथा इसके द्वारा हिंदुओं को विवाह के क्षेत्र में प्रचलित नियमों में बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन किए गए, जैसे द्वितीय विवाह को अपराध माना जाना, तलाक आदि। दूसरा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम। यह अधिनियम 1956 ईस्वी में पारित किया गया। इसके द्वारा हिंदू दाय विधि अधिनियम तथा महिला संपत्ति अधिकार अधिनियम 1936 ईस्वी में निरसित करके दया संबंधी नियमों को समानता तथा एकरूपता देने का प्रयत्न किया गया। तीसरा हिंदू अल्पवयस्कता एवं अभियोक्ता अधिनियम। यह अधिनियम 1956 ईस्वी में पारित हुआ। इसके द्वारा इस विषय से संबंधित अनेक पुराने अधिनियमों को निरसित करके इस संबंध में स्पष्ट व्यवस्थाएं की गई कि एक हिंदू अल्पवयस्क के कौन अभिभावक हो सकते हैं तथा उन अल्पवयस्कों की उस स्थापन संपत्ति संबंध में जो अनेकों अभिभावकों के हाथ में थी व्यवस्था की गई थी। चौथा हिंदू दत्तक ग्रहण तथा भरण पोषण अधिनियम। इस अधिनियम को 1956 ईस्वी में पारित किया गया तथा इसके द्वारा दत्तक ग्रहण तथा भरण पोषण के नियम को अधिनियमित किया गया। पांचवा अन्य विधियों द्वारा हुआ विकास। हिंदू विधि में विधेयन तथा संहिताकरण के मध्य से ब्रिटिश काल में जो विकास हुआ उससे कुछ योगदान ऐसे अधिनियमों का भी है जिन्हें समय समय पर हिंदू तथा मुस्लिम विधि के विकास में समान रूप से योगदान दिया है। इसमें प्रमुख अधिनियम निम्नलिखित हैं। पॉइंट नंबर 1 धार्मिक आदता अधिनियम। पॉइंट नंबर 2 संविदा अधिनियम। पॉइंट नंबर 3 विशिष्ट विवाह अधिनियम। पॉइंट नंबर 4 वयस्क अधिनियम। पॉइंट नंबर 5 प्रोपेट तथा प्रशासन अधिनियम 1881। पॉइंट नंबर 6 न्याय अधिनियम 1882। पॉइंट नंबर 7 धार्मिक समिति अधिनियम। पॉइंट नंबर 8 संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882। पॉइंट नंबर 9 दत्तव अनुदान अधिनियम। पॉइंट नंबर 10 विवाह वैधकरण अधिनियम। पॉइंट नंबर 11 विदेशी विवाह अधिनियम। पॉइंट नंबर 12 उत्तराधिकार अधिनियम 1925। प्रश्न 10वां मुस्लिम विधि के विकास की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। ब्रिटिश काल में भारत में विधि के संहिताकरण के इतिहास का वर्णन कीजिए। उत्तर इस देश में हिंदू विधि की उपेक्षा मुस्लिम विधि का प्रयोग काफी समय बाद प्रारंभ हुआ, अतः मुस्लिम विधि का प्रभाव क्षेत्र भी उपेक्षाकृत सीमित था। इसके परिणाम स्वरूप
उसका विकास भी अपेक्षाकृत कम हो गया। समाज की बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप उसके कठोर स्वरूप को लचीला बनाया जाना बहुत आवश्यक था। अतः समय समय पर इस उद्देश्य से अधिनियम बनाए जाते रहे, जिनसे कुछ तो ऐसे थे जिनका सुधार क्षेत्र केवल मुस्लिम विधि ही था, किंतु कुछ ऐसे थे जिन्हें मुस्लिम विधि के अलावा अन्य प्रचलित विधाओं को प्रभावी किया। ऐसे मुख्य अधिनियम जिनका प्रभाव केवल मुस्लिम विधि पर पड़ा निम्नलिखित थे। पॉइंट नंबर 1, मुसलमान वक्फ वैधाकरण अधिनियम। यह अधिनियम 1931 ईस्वी में बनाया गया तथा इसके द्वारा व्यवस्था की गई कि मुसलमान को अपने लिए अथवा अपने परिवार के सदस्यों के लिए भविष्य में अपनी संपत्ति का प्रबंध द्वारा करने का अधिकार प्राप्त होगा। दूसरा, मुसलमान वक्फ अधिनियम। इसको 1935 ईस्वी में बनाया गया तथा इससे वक्फ संपत्ति अधिनियम अच्छी देखभाल करने की व्यवस्था की गई तथा उससे संबंधी हिसाब रखने एवं उससे प्रकाशित करने की भी व्यवस्था की गई। तीसरा, मुस्लिम व्यक्तिगत विधि। 1937 ईस्वी में इसे पारित करके इसके द्वारा मुसलमानों की शरीयता नामक व्यक्तिगत विधि को मुसलमानों के बीच उत्पन्न विवाहों के तय करने के लिए उपयोग में लाए जाने की व्यवस्था की गई, चाहे उस विषय पर पुरानी रूढ़ियों अथवा अन्य धार्मिक परंपराएं अन्यथा व्यवस्थाएं कर दी हों। चौथा, मुसलमान विवाह विघटन अधिनियम। 1939 ईस्वी में इसको पारित किया गया तथा इसके द्वारा मुस्लिम विधि के अंतर्गत विवाहित स्त्री द्वारा विवाह के विघटन से संबंधित विवादों में मुस्लिम विधि के उपबंधों को संकरित तथा संशोधित किया गया। पांचवा, वफ़्त अधिनियम। 1954 ईस्वी में इसको पारित करके वफ़ संबंधी पूर्व निर्मित व्यवस्थाओं को अधिक नियंत्रित तथा व्यवस्थित रूप प्रदान किया गया। ब्रिटिश काल में भारत में विधि के संहिताकरण का इतिहास भारतीय विधि के संहिताकरण का वास्तविक इतिहास 1833 ईस्वी के प्रारंभ होता है। 1773 ईस्वी के विनिमय अधिनियम में दी गई व्यवस्थाओं के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीय प्रदेशों के प्रशासन हेतु आवश्यक नियम व विनियम बनाए गए। विनियम अधिनियम की धारा 36 एवं 37 द्वारा कलकत्ता के संपरिषद गवर्नर जनरल को बंगाल प्रांत हेतु आवश्यक नियम व विधियां बनाने के लिए अधिकृत किया गया। समय परिवर्तन के साथ विनिमय अधिनियम द्वारा लागू की गई प्रशासनिक व्यवस्था में आवश्यकतानुसार सामयिक परिवर्तन होते रहे तथा नए नियमों एवं कानूनों का सृजन होता रहा है। परिणाम स्वरूप प्रचलित कानूनों एवं विनियमों की संख्या में इतनी अधिक वृद्धि हुई कि 1833 ईस्वी के अंत तक किसी विशेष से संबंधित निश्चित विधियों की स्थिति का पता लगाना अत्यधिक कठिन हो गया। 1773 ईस्वी से 1834 ईस्वी के मध्य विभिन्न विधियों तथा विनिमय के सार संग्रहण संकलित किए गए थे तथा न्यायालयों के मार्गदर्शन हेतु उनका प्रकाशन कराया गया तथा इसमें निम्नलिखित संग्रह उल्लेखनीय है। पॉइंट नंबर 1, सर इम्पे की व्यवहार संहिता। सर इम्पे, जो कि कलकत्ता का सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, ने सदर दीवानी अदालत तथा न्याय निचली अदालतों के मार्ग प्रदर्शन के लिए 3 नवंबर
1780 को 13 धारकों की एक व्यवहार संहिता तैयार की। इसको अनेक संशोधन के पश्चात 5 जुलाई 1781 को 95 धाराओं में विस्तृत कर दिया गया। इम्पे की इस व्यवहार संहिता को भारत में विधियों के संहिताकरण का प्रथम प्रयास माना गया। पॉइंट नंबर 2, सरसेल का परिवर्तनीय संग्रह। रसेल ने 1786 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा पारित विभिन्न अध्यादेशों, नियमों व उपनियमों का संकलन किया, जिसमें कंपनी के लिए जारी किए गए सभी राजपत्रों, अनुदान पत्रों तथा अन्य कानूनों का समावेश भी था। 1793 ईस्वी में गवर्नर जनरल की काउंसिल द्वारा उस समय तक पारित किए गए समस्त नियमों को एकत्रित करके संहिता के रूप में प्रकाशित कराया था। कंपनी के संरक्षण में तैयार की गई इस संहिता को ब्रिटिश संसद ने 1797 ईस्वी में स्वीकृति दे दी। कंपनी को प्रांतीय आदेशों में उपयुक्त कानूनों की संहिता बनाने के लिए भी अधिकृत कर दिया गया। इस तरह से निर्मित संहिता का न्याय विभाग में पंजीकरण होना अनिवार्य था। 1793 ईस्वी से 1833 ईस्वी तक बंगाल में संहिता के 675 विनियमों को संशोधित करके उन्हें 83 विनियमों में संहिताबद्ध किया गया था। बम्बई क्षेत्र की विधि में संहिताकरण में एलिफेंट कोड 1827 ईस्वी का नाम उल्लेखनीय है। बम्बई के तत्कालीन गवर्नर एल्फिंस्टन ने बम्बई प्रेसिडेंसी हेतु 1 जनवरी 1827 को एक नई संहिता प्रसारित की गई, जिसमें व्यवहारिक तथा फौजदारी विधि के कानूनी अधिकारों को संहिताबद्ध किया गया। सर इम्पे की व्यवहार संहिता के अतिरिक्त 1833 ईस्वी तक के शासनकाल में कंपनी द्वारा निम्नलिखित विधि संग्रहों का संकलन भी प्रकाशित कराया गया था, जो विधि के संहिताकरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कोल बुक का विधि ग्रहण। यह विधि संग्रहण भारत में कंपनी के शासनकाल का प्रसंग संग्रह माना जाता है। इससे बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के स्थानीय सरकारों द्वारा समय समय पर पारित किए गए विभिन्न नियमों तथा विनियमों को क्रमानुसार लिपिबद्ध किया गया था। यह 1807 ईस्वी में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था तथा इसमें दीवानी, फौजदारी व राजस्व संबंधी कानूनों का संकलन किया गया था। हैरिंगटन का विधिक संग्रह। इसमें कंपनी की प्रारंभिक प्रशासनिक व्यवस्था का सूक्ष्म विश्लेषण किया गया। इस संग्रहण का प्रथम संस्करण 1807 ईस्वी के लगभग प्रकाशित हुआ था। इस संग्रह के रचित हेस्टिंग्स फोर्ट विलियम्स कॉलेज की परिषद के अधिष्ठाता थे तथा उन्हें इसको अपने कॉलेज के स्नातकोत्तर को विधि का ज्ञान कराने के उद्देश्य से संकलित किया था। इस संग्रह का द्वितीय संस्करण 1815 ईस्वी में प्रकाशित हुआ तथा तृतीय संस्करण 1817 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। कोल बुक तथा हेस्टिंग्स ने विधिक संग्रहों में कानूनी संबंधी विस्तृत विवेचना होने पर भी इस कानूनों की सामान्य सूची नहीं दी गई थी। अतः इन संग्रहों में किसी विषय विशेष पर निश्चित कानून व्यवस्था किस स्थान पर दी गई है या सुदृढ़ निकालना अत्यंत कठिन था। संग्रहों के इस दोष को दूर करने के उद्देश्य से कंपनी के निर्देशानुसार मुर्शिदाबाद की अदालत के न्यायाधीश डाले ने बंगाल सरकार द्वारा 1793 ईस्वी में 1830 ईस्वी तक जारी किए गए समस्त विनियमों की विषय अनुसार सामान्य सूची तैयार की, जो 1830 ईस्वी में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। विधि संबंधी उपरोक्त संग्रह के प्रकाशित होने पर भी यह अनुभव किया गया कि ब्रिटिश भारत के विभिन्न प्रांतों में लागू की गई
व्यवस्था एक दूसरे से पूरी तरह असंबद्ध थी। हिंदुओं तथा मुस्लिम की व्यक्तिगत विधि में सिर्फ दयाधिकार, उत्तराधिकार, तत्काल विवाह, धार्मिक स्थान आदि जैसे कुछ चुने हुए विषयों का ही समावेश था तथा शेष मामलों के लिए निश्चित विधि का अभाव था। ऐसे अनेक क्षति तथा अपराध थे जिनका समावेश सामान्य व्यवहार था, दंड विधि में नहीं किया गया था। विधि की इस विषमताओं तथा विधिताओं के कारण अंग्रेज विधियों का ध्यान विधि में सुधार करने की ओर आकर्षित हुआ। अतः इसके विचार में विधि व्यवस्था में सुधार के लिए विधि का संहिताकरण किया जाना ही एकमात्र उपचार था। 1833 ईस्वी में केंद्रीय व्यवस्थापिका परिषद के विधि सदस्य मैकले ने भी ब्रिटिश भारत में प्रचलित तत्कालीन विधियों की कटु आलोचना की है। वे इंग्लैंड की तत्कालीन विधि में बेथल द्वारा किए गए संशोधन से इतने अधिक प्रभावित हुए थे कि उनके विचार में भारतीय विधि में भी वे ही प्रयोग किए जाने चाहिए थे। मैकले ने भारतीय विधि के संहिताकरण के लिए अपनाई जाने वाले सिद्धांतों को भी स्पष्ट किया। मैकले के मतानुसार भारतीयों के धर्म, जाति व राष्ट्र के आधार पर पल्लवित भावनाओं का समाधान किया गया आवश्यक था तथा इनमें यथोचित सामंजस्य बनाए रखा उपेक्षाकृत था कि 1833 ईस्वी में मैकले ने इस बात पर जोर दिया था कि भारतीय विधि को यथाविधि रूप से देखकर शीघ्रता संहिताबद्ध कर दिया जाए। भारत में संहिताकरण की आवश्यकता। पॉइंट नंबर 1, विधि की अनिश्चितता। अंग्रेज का भारत में आगमन उस समय हुआ जब भारत में मुगल साम्राज्य चरमोक्ता पर था। मुगल काल में मुस्लिम अपराध कानून सभी पर लागू होता था। व्यक्तिगत विषयों में हिंदुओं व मुस्लिमों पर उनकी व्यक्तिगत विधि लागू होती थी। अंग्रेज के आगमन के पश्चात 1726 ईस्वी में राजलेख के द्वारा भारत में इंग्लैंड के कानून का प्रचलन हुआ। यह कानून उतना ही लागू होता है जितना कि 1726 ईस्वी में इंग्लैंड में था। इसके पश्चात विभिन्न प्रकार से इंग्लैंड का कानून भारत में कानून होने लगा। उस समय प्रेसिडेंसी नगरों में इंग्लैंड का कानून लागू होता था। यह कानून भी निश्चित नहीं था। बंगाल, बिहार व उड़ीसा में अन्य विनिमय लागू होते थे। इस प्रकार भारत में इंग्लैंड की संविदा लागू होती थी। कलकत्ता का विनिमय मद्रास से भिन्न था तथा मद्रास का विनिमयन बम्बई से पृथक। इस प्रकार कलकत्ता, बम्बई व मद्रास एक ही देश के नगर थे, परंतु उसमें लागू होने वाले कानून में अंतर था। 2 प्रकार के न्यायालयों में पृथक्करण कानून। दीवानी न्यायालयों में हिंदू तथा मुस्लिम कानून लागू होता था। विनिमय अधिनियम के अंतर्गत स्थित सुप्रीम कोर्ट में इंग्लैंड का कानून लागू होता था। इसके पश्चात इस व्यवस्था में परिवर्तन किया गया तथा कलकत्ता में भी हिंदू एवं मुस्लिम के कानून मान्य किए गए, जिसके परिणाम स्वरूप कानून में अनिश्चितताएं आई।